नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सैनी आज आपके बीच किसान आंदोलन का मुद्दा लेकर आया हूं। हालांकि ये मुद्दा लगभग 2 महीने से चल रहा है और पूरा भारत ही नहीं विश्व भी इस मुद्दे को देख रहा है। आज हमारे बीच हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के पत्रकार अजय भारद्वाज जी। हम अजय भारद्वाज जी को आपके समक्ष इसलिए लेकर आए हैं कि एक ग्राउंड से जुड़े हुए पत्रकार हैं, गांव से संबंध रखते हैं, खेती से भी संबंध रखते हैं और इनका एक ग्राउंड मीडिया चैनल रनिंग में है। और मैं आपको बता दूं कि जब से यह मुद्दा शुरू हुआ है, यह लगभग 30-32 बार इस मुद्दे को लेकर किसानों से बातचीत कर चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं। मैं आपकी जो मेरे क्वेश्चन हैं, जो मेरे सवाल हैं, जो आपके मन में भी यही सवाल उमड़ रहे होंगे जो मैं भारद्वाज जी से पूछूंगा, तो हम भारद्वाज जी के मुख से ही जानना चाहते हैं कि किसान मुद्दे को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, उनकी क्या सोच है, वह किस नज़रिए से देखते हैं इस किसान मुद्दे को, किसान आंदोलन को। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुभाष जी आपको राम राम, और जितने भी जो दर्शक हैं जी दर्पण न्यूज के सभी को मेरी राम राम और नमस्ते। आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल। और आप ग्राउंड से जुड़े पत्रकार हैं। मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मैं ही क्या पूरा देश जानना चाहता है कि एक पत्रकार की दृष्टि में, एक ग्राउंड से जुड़े व्यक्ति और पत्रकार की दृष्टि में, कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, मतलब मुख्यतः किसानों की जो मांगे हैं कि बिल जो 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, कि किसानों की मतलब एक मत यही मांग है कि इन तीनों बिलों को रद्द किया जाए। तो मतलब आपके नज़रिए से कि जो 3 कृषि कानून हैं, ये किसानों के हित में है या अहित में है, जरा आप बताइए। बिल्कुल, देखिए सुभाष जी, जिस टाइम पर जब किसान बैठे थे, जो करनाल से लेकर के सिंघू बॉर्डर पर जो काफिला चला था, किसानों की मांग थी कि एमएसपी का मुद्दा लागू हो और जो तीनों जो कानून बनाए गए थे, अब इस आंदोलन के ऊपर अपने देश की नज़र नहीं, जिस प्रकार से आपने बताया कि पूरे विश्व की नज़र है। भाई गठबंधन, मतलब आपने हनुमान बेनीवाल का नाम सुना आपने, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। उन्होंने एनडीए का जो एक गठबंधन से सरकार चला रही है बीजेपी, उन्होंने वहाँ से उस सरकार से एक नाता तोड़ लिया। हनुमान ने भी, बेनीवाल ने भी। पंजाब से जो कोर केंद्रीय मंत्री थी, आप जानते हैं, उसने भी, अकाली दल से जो नेता थी, उन्होंने भी नाता तोड़ लिया बीजेपी सरकार से। काफ़ी जो नेता हैं उन्होंने, जैसे जो हरियाणा के जो चेयरमैन थे पशुधन, आप जानते हैं फोगाट हैं, उन्होंने भी एक गठबंधन सरकार को एक झटका देने का कार्य किया है। तो कुल मिलाकर के जो तीनों कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहला जो कानून है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, भाई किसान हमें मंजूर नहीं है वो। एमएसपी का जो मुद्दा लेकर खास तौर पर किसानों का एक ही मुद्दा है कि एमएसपी लागू करवा के मानेंगे। और जो सरकार बार बार फिर भी जो तानाशाही रवैया अपना रही है किसानों को लेकर के, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग से पहले दिन से लेकर के आज तक जो किसानों के अंदर जो जुनून वहाँ पर देख रहा हूँ, पहले वहाँ पर लाखों की संख्या थी, लेकिन अभी जो चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें, लगातार जो काफिला है किसानों का, वो वहाँ पर लाखों की संख्या में बढ़ता ही जाने लग रहा है। भारद्वाज जी, जैसे कि अभी आपने अपने ही विचारों में माना कि सरकार का जो रवैया है, यह एक तानाशाही रवैया है और किसी भी सरकार के लिए तानाशाही रवैया उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो दूसरे दृष्टिकोण से भारद्वाज जी हम बात करें कि मतलब किसानों का कहना है कि यह हमारा जो मंच है, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। बिल्कुल। और इसमें जो है ना, हमारे हरियाणा की बात करें तो जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लगातार बयान आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला इनेलो बिल्कुल इस्तीफा देने के लिए तैयार, इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। जबकि किसानों का कहना है कि पक्ष, सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष है, कृपया हमारे इस मामले में राजनीति न करे और राजनीति को छोड़कर हमारे मंच पर आए। बिल्कुल, किसानों का यही मानना है। लेकिन इसमें अभी देखने को आया है कि मतलब अभय सिंह चौटाला जी ने भी यह घोषणा की थी कि उस तारीख तक अगर यह लागू नहीं की जाती मांगे तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। और जानकार सूत्रों का कहना है कि इस्तीफा देने की यह प्रक्रिया ही नहीं है, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए कोई कारण बताना कोई ज़रूरी नहीं होता।
नंबर एक बात। और स्पीकर को मिलकर ही इस्तीफा दिया जाना चाहिए। क्या मतलब यह है अभय चौटाला जी की राजनीति है या क्या है, या किसानों का मानना ठीक है कि इस विषय को लेकर राजनीति न करें? वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस भी नेता को हमारे मंच पर आना तो इस्तीफा स्पष्ट रूप से इस्तीफा देकर हमारे साथ आएँ और हमारे आंदोलन के सहभागी बने। बिल्कुल, देखिए सुभाष जी, किसानों ने सबसे पहले ही हरियाणा के अंदर, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जिस टाइम पर यह आंदोलन शुरू हुआ था, बीजेपी सरकार ने आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया था। सबसे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि केवल पंजाब के किसानों का यह आंदोलन है, लेकिन उसमें फिर हरियाणा किसान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जब चारों तरफ से बॉर्डर को सील किया गया तो तब सरकार को पता चला कि यह आंदोलन कोई सामान्य नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि आज से 30-35 साल जिस टाइम पर महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन शुरू किया था, उस टाइम पर भी राजीव गांधी सरकार ने किसानों के आगे झुकना पड़ा था। अब किसानों का, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, किसी भी मंच की बात करें, किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें राजनीति पार्टी की एक, या कांग्रेस की बात करें या किसी क्षेत्रीय पार्टी की, हमें जरूरत नहीं है। हमें केवल जरूरत यदि किसी नेता ने, किसी एमएलए ने हमारे मंच पर आना है तो इस्तीफा दे करके आए। लगातार 2 महीने होने वाले हैं किसान आंदोलन को। आज तक का रूल है, किसी भी एमएलए को उन्होंने अभी तक उस मंच पे, जो किसानों ने मंच बना, चाहे सिंगू बॉर्डर पे बनाया हो, चाहे टिकरी बॉर्डर पे, अभी तक किसी भी विधायक को या किसी भी एमएलए को बोलने का मौका नहीं दिया है। ये उनकी शर्त रही। बात है अभय सिंह चौटाला की, देवीलाल के वंशज हैं और देवीलाल ने 30-35 बार इस्तीफा दिया था। उन्होंने पद पे ठोकर मारी थी, खासतौर पर किसानों के लिए। लेकिन इस टाइम पर अभय सिंह चौटाला का ये बयान कि मैं 27 जनवरी तक यदि कोई सरकार फैसला नहीं लेती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि उन्होंने लिखित में जो स्पीकर, हरियाणा के जो स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, उनके पास लिख करके भेज भी दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये राजनीति रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं सभी के सभी नेता, क्योंकि किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें किसी भी राजनीति पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये आंदोलन विश्व आंदोलन बन चुका है, राष्ट्र आंदोलन बन चुका है। पूरे विश्व की नजर इसके ऊपर है। भाई किसी अभय चौटाला की, किसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, या कुमारी सैलजा की, या दुष्यंत सिंह चौटाला की जिस प्रकार से आवाज उठी थी कि दुष्यंत सिंह चौटाला इस्तीफा दे, गठबंधन सरकार टूटेगी, अब इस आंदोलन में किसी राजनीति पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसान अब इस टाइम पर अपने आत्मनिर्भर है, वो मजबूत है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। किसी राजनीति पार्टी की जरूरत नहीं है उससे। भारद्वाज जी, विशेष रूप से हम आपसे ही इस विषय में जानना चाहेंगे कि यह एक किसान आंदोलन है। बिल्कुल। इसका गैर राजनीतिक संगठन और राजनीतिक संगठन इसके विषय में बोलते हैं, इसके विषय में बातचीत करते हैं। इसके समर्थन में मंडी के आढ़तियों ने भी अपना समर्थन दिया हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस आंदोलन में आम व्यक्ति की क्या भागीदारी है, और मतलब आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में क्या जो ये तीनों कृषि कानून है, इसका आम आदमी के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी जब हम न्यूज़ देखते हैं तो ये केवल ये बना रखा है कि लोगों ने किसान आंदोलन, इसका जो असर है केवल किसानों के ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो फसल बेचने की जो प्रक्रिया होती है, एक मंडी सिस्टम होता है, APMC सिस्टम, जिसके तहत हम हमारी फसल, यानी कि APMC मंडी के अनुसार हमारी फसल बेचते हैं। APMC सिस्टम से FCI जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, FCI उस माल को APMC के माध्यम से लेती है, और FCI से अंबानी, अडानी उस माल की सुरक्षा करने का टेंडर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने जो 3 नए कानून लेकर के आई है, उन्होंने इस FCI सिस्टम को और APMC जो सिस्टम, जो इन्होंने पहले केरल में किया, बिहार में किया, यानी कि मंडी सिस्टम को खत्म ही कर दिया। रही बात दूसरी, भाई गोभी का उदाहरण है, हमारे एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुई थी वीडियो कि किसान से के खेत से 8 रुपये किलो गोभी या 2 रुपये किलो गोभी ली गई है, और वही गोभी एक शोरूम में जाकर के 600 रुपये किलो एक व्यक्ति को मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा आम व्यक्ति के ऊपर ही असर पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि किसान नहीं, ये जन आंदोलन है, और एक गरीब व्यक्ति के ऊपर भी इसका इतना बड़ा असर पड़ने वाला जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी भारद्वाज जी, कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी इस देश का महापर्व गणतंत्र दिवस आने जा रहा है जी, और इसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से चिंतित है। बिल्कुल। और किसानों का भी कहना है कि हम ट्रैक्टर परेड करेंगे इसके लिए। बिल्कुल। और किसी भी देश में मतलब देश के इतने बड़े पर्व में विघ्न डालने की सोच स्थिति इस टाइम भारत के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या गणतंत्र दिवस में से पहले सरकार को कोई
कोई ठोस इसके लिए मंथन कर लेना चाहिए, या किसानों का 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च करना उचित है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके विषय में सुभाष जी मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि जिस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के ऊपर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जितना अधिकार एक राष्ट्रपति का है, जितना अधिकार प्रधानमंत्री का है, उतना ही अधिकार एक आम व्यक्ति का भी है, क्योंकि लोकतंत्र देश के हम नागरिक हैं। और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने, झांसी की रानी ने, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति डाली। वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे। और इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस देखने के लिए और स्वतंत्रता दिवस जो देखने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखने के लिए दिल्ली के लाल किले के ऊपर आम आदमी पूरी इंडिया से कहीं से भी वहां आ सकता है अपने साधन लेकर के। अब किसानों ने मांग की है कि हम भी अपनी परेड करेंगे। अब यदि इस टाइम पर, क्योंकि किसानों ने आज से 2 महीने पहले ट्रैक्टर लेकर के अपना जंतर मंतर पर रामलीला जो मैदान है दिल्ली के अंदर, इससे पहले भी अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन को एक बखूबी रूप से चलाया भी, उसका रिजल्ट भी आया। किसान अपने रामलीला मैदान की तरफ जा रहे थे। खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर रोड पाड़े और उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये खुद सरकार की चाल थी, उनको रोकने का प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, शांति प्रिय आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। यदि किसान आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ करके किसान आराम से करते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। अब मैं ये चाहता हूं भाई, बीजेपी सरकार कोई भी ऐसा रूप न अपनाए, किसानों को न रोके। किसान अपने जो साधन ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के वहां पर जाएंगे, अपनी पैराडी दिखाएंगे। मैं तो यही आशा करता हूं कि ये सरकार इन किसानों को वहां पर एक आरामदायक तरीके से जाने दे। साथियों, दिसंबर और जनवरी की जो ये कड़कती ठंड पड़ रही है, जिसमें आम आदमी पूरे भारतवर्ष में तकरीबन अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं आप देख रहे हैं कि देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर सो रहा है। आप अनुमान खुद ये लगा सकते हैं कि वह कैसा अनुभव कर रहे होंगे, कितनी कड़कती हुई ठंड का सामना कर रहे होंगे। और काफ़ी किसानों की इस आंदोलन के संदर्भ में मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो भारद्वाज जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि सरकार तानाशाही कर रही है, तो अगर सरकार तानाशाही कर रही है तो किसान के पास या आम आदमी के पास क्या बचता है? इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसमें निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का गठन किया है और किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, जो किसान इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और किसानों का स्पष्ट मानना है कि उनकी जो मांगे हैं, स्टार्टिंग से यही मांगे है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और इन कानूनों के रद्द किए बिना वे सड़कों से किसी भी कीमत पर नहीं उठेंगे। बातचीत के काफ़ी दौर सरकार पहले भी कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बातचीत का ये रास्ता विकल्प चुना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब बीजेपी सरकार को आप जैसे आप कह रहे हो कि आप भारद्वाज जी आप तानाशाही कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा जितने भी दर्शक हमारे इस वक्त जिन दर्पण के साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले कहूँगा इस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार का कोई भी एक भी मंत्री, एमएलए जो तीनों कानून है इनका फायदा नहीं गिनवा सकता, या फिर जितने भी हमारे किसान नेता उनके साथ डिबेट जो होती है उनके साथ में बैठ करके वार्तालाप नहीं कर सकता। तीनों कानूनों के इतनी कमियां गिनवाते हैं किसान। जब हम सिंघ बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर के ऊपर कवरेज करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई में इनके अंदर कहीं ना कहीं कमियां। फिर अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा किसानों के पास। उन्होंने कहा कि हम इन कानूनों के अंदर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जब कानून बनाए गए हैं तो इन्होंने काफ़ी सोच विचार करके जब कानून बनाए तो फिर संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इन कानूनों के अंदर कमियां हैं, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कमियां हैं। अब मैंने जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी से पूछा, सर जैसे अमित शाह कह रहे हैं कि उंगली पकड़ के पोछा पकड़ रहे हैं किसान, एमएसपी का मुद्दा लेकर के बैठे थे और अब तीनों कानून रद्द कराने की रट लगाए बैठे हैं। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया था कि हाँ हम बैठे हैं, क्या इन्होंने हमसे पूछ करके कानून बनाए हैं? जिस टाइम पर देखिए, जब प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर जिनके ऊपर वो कानून थोपे गए हैं, कम से कम उनके नेताओं से, उनके संगठनों से तो विचार विमर्श करना चाहिए। ये कोई, और रही बात लोकतंत्र की है, और किसी भी देश के अंदर क्योंकि प्रजा ही राजा को बनाती है, न कि राजा अपनी मर्जी से कोई भी नियम, कोई कानून कोई नहीं थोप सकता, और राजा को हमेशा प्रजा बनाती है। प्रजा की भलाई इसमें इस टाइम पर, इस वक्त पर जो किसान मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को माना जाए। भारद्वाज जी, जो भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी,
ये इन्होंने किसानों के लिए कृषि कानून बनाए हैं जी। क्या ऐसा नहीं लगता या क्या प्रोटोकॉल ये नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसके लिए पहले कोई कमेटी बनाई जाए, किसानों से बातचीत की जाए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस संदर्भ में बातचीत करके उसके बाद ही कानून बनाए जाएं, या सीधा ही उनसे बिना बात किए उनके लिए कोई कानून बना दिया जाए? देखो मैं जहाँ तक मैंने बातचीत की है किसान नेताओं से, उनका कहना है कि कोरोना टाइम में जब इन्होंने राज्यसभा में और पार्लियामेंट में और जब राष्ट्रपति से जब 3 प्रोसीजर होकर के जब कानून बनता है तो कोरोना टाइम पर इन्होंने फ़ायदा उठाया है, ऐसा किसान नेता बार बार बोल रहे हैं। और किसान नेताओं का कहना है यदि इतनी अच्छाई है तो अभी भी आप स्टेज पर या किसी भी मंच पर आकर के उन अच्छाइयों को आप गिनवा सकते हैं। आप केवल और केवल जब संशोधन करने के लिए तैयार है, बार बार सरकार बार बार एक बात करी कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, तो लगता है कि इन कानूनों के अंदर कहीं अच्छाई नहीं। और जब इतने मतलब लाखों की संख्या में जन सैलाब वहां पर उमड़ा है, इतना जुनून है वहां पर एक किसान के अंदर, तो मैं कहता हूं कि इनके अंदर कमियां ही हैं। भारद्वाज जी, अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि जैसे इस्तीफों की बात आती है, संगठनों की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो इस किसान आंदोलन मामले को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जो किसानों का पक्ष रख रहे हैं वकील दुष्यंत जी, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी उसमें से भी एक व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इन इस्तीफों को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, जब भी मैं कोई डिबेट सुनता हूँ या किसी किसान नेता की बातचीत सुनता हूँ तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 4 व्यक्तियों की, लेकिन किसान नेता बार बार एक बात कहने लग रहे हैं कि जब इस जो कमेटी के 4 सदस्य हैं वो तो पहले ही यानी कि मोदी सरकार के व्यक्ति हैं। और रही बात इस आंदोलन के अंदर हमें सबसे जो बड़ी बात मालूम हुई है या इन्होंने सबसे जो बड़ा झटका दिया है वो मीडिया को दिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब आंदोलन को इन्होंने आंदोलन के अंदर एक प्रोटोकॉल बना दिया कि गोदी मीडिया यानी कि देश के जो बड़े बड़े नेशनल चैनल एक स्क्रिप्ट के हिसाब से जो न्यूज़ दिखाते थे उनके ऊपर इन्होंने किसानों ने बैन कर दिया। और आंदोलन के अंदर ये दिखा दिया कि बगैर किसी बड़े चैनल के भी यह आंदोलन सुचारू रूप से चल सकता है। रही बात जो बड़े बड़े चैनल आज भी मतलब तोड़ मरोड़ करके हर न्यूज़ को दिखा रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है, सरकार ने कमेटी बना दी, लेकिन किसान नेता न तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है और सुप्रीम कोर्ट के केवल इस फैसले से संतुष्ट है कि जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको वहाँ से उठाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा क्लियर नहीं कहा कि आप वहाँ से उठिए। तो यही है मेरा बार बार कहना कि किसान अभी भी बैठे हैं और किसान बार बार एक बात करें कि जो 4 व्यक्तियों की कमेटी बनाई है हम उससे संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल असंतुष्ट है। कमेटी के अंदर ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो किसानों की ग्राउंड लेवल की बात को जाने। अजय भारद्वाज जी जो आज हमारे बीच में आए हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर जो इन्होंने प्रकाश डाला है, अपने विचार प्रकट किए हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।